और ब्रेक के बाद बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ के पखानजूर से, जहां नक्सली मुठभेड़ में 4 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 2 जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को रायपुर लाया जाएगा। डीआईजी पी सुंदर राज ने इसकी पुष्टि कर दी है। बीएसएफ जवानों और नक्सलियों के बीच यहां पर मुठभेड़ हुई है। मोहला गांव के जंगलों में ये मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में 4 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 2 जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पखानजूर से ये बड़ी खबर इस वक्त की, 2 जवान गंभीर तौर पर घायल हुए हैं, जबकि 4 जवानों की शहादत हुई है। 4 जवान शहीद हो गए हैं। घायलों को रायपुर ले जाया जाएगा, जहां पर उनका बेहतर इलाज हो सके। डीआईजी पी सुंदर राज ने इसकी पुष्टि कर दी है। बीएसएफ जवानों और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। मोहला गांव के जंगलों में बताया जा रहा है कि ये मुठभेड़ हुई है बीएसएफ जवान और नक्सलियों के बीच। जीवानंद हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। जीवानंद, और क्या अपडेट, क्या स्थिति, मुठभेड़ खत्म हो चुकी है? जी, आपको बताना चाहूंगा, जो घटना है ये प्रतापपुर थाना क्षेत्र के मोहला में हुआ है, जहां पे एक सड़क निर्माण का काम चल रहा था और पुलिया निर्माण का काम चल रहा था। उसी काम की सुरक्षा देने के लिए ये जवान सुबह करीबन 100 से अधिक नफरी जा रहे थे, तभी नक्सलियों ने घात लगाकर उस पर एम्बुश में फंसाकर उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिसमें जवान शहीद हुए हैं। लेकिन वर्तमान में बैकअप पार्टी वहां पहुंच गए हैं और एसपी जो गढ़ानकर एसपी केएल ध्रुव वो मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। और वहाँ अभी फिलहाल जिस प्रकार के सूत्र के हवाले जो खबर आ रही है कि अभी वहाँ के जो मुठभेड़ अभी फिलहाल बंद है, लेकिन सर्चिंग तेज कर दिया गया है ताकि नक्सली को मार गिराया जा सके। और चारों तरफ से पुलिस बल बांदे से अगर सीताराम को भेजा गया, यहाँ से बड़गांव से और भी भेजा गया। कुल मिला के जिस प्रकार की क्षति हुआ है इनको पूर्ति तो हो नहीं पाएगी, मगर इस नक्सलियों को दबिश देने के लिए पुलिस बल सर्चिंग तेज कर दिया गया है। और आपसे एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो सामने जो लोकसभा चुनाव है, इस चुनाव को खलल डालने के लिए नक्सली आए भी इस प्रकार के गांव में बैठकें ले रहे थे, और जिस प्रकार की सूचना आ रही थी, और पोस्टर बैनर लगा रहे थे गांव में चुनाव को बहिष्कार करने के लिए, जिसके चलते नक्सली को सर्चिंग तेज कर दिया गया पुलिस, और नक्सली इसमें बौखलाहट होकर इस प्रकार के वारदात करने सामने आ रहे हैं। और आज जो एक बड़ी वारदात हुआ है, निश्चित रूप से ये नक्सली की करतूत कहा जा सकता है, क्योंकि इस तरह जो माहौल यहाँ बना हुआ है और इसमें वर्तमान क्षेत्र में लोगों में दहशत का माहौल है और पुलिस फोर्स तो सर्चिंग कर ही रहा है, लेकिन एसपी जो केएल ध्रुव अब मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। बिल्कुल जीवानंद जी, क्या यहाँ पर कोई कमी रह गई, चूक रह गई? खुफिया इंफॉर्मेशन में जो खुफिया सूचना है वो पर्याप्त नहीं थी, चूक कहाँ हुई? निश्चित रूप से ये बात बार बार सामने आती है कि पुलिस फोर्स जब भी अपने कैंप से बाहर जाते हैं और बाहर जाने के तत्काल एम्बुश में फंस जाते हैं, क्या किस पहले नक्सलियों के पास कैसे इसका इनपुट पहुंच जाता है कि ये जवान इस सड़क से आ रहे हैं, इस रास्ते से आ रहे हैं, ये सब बड़ा सवाल आए नहीं। बहुत दिन से सवाल लोगों के मन में है। कहीं ना कहीं अपने कहा जा सकता है कि जो सुरक्षा बल के जो इंटेलिजेंसी है, जो खुफिया तंत्र है, कहीं ना कहीं नाकाम होता दिखाई दे रहा है। नहीं तो किस प्रकार के जवान जब कैंप से बाहर जाते हैं और कैसे उस पर नक्सलियों ने धावा बोल देते हैं, हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, कहीं ना कहीं वैसे ये बहुत बड़ी एक सवाल सामने आ रही है। इस पर पहल करना जरूरी है ताकि इस प्रकार की घटना से बचा जा सके। जी दीदी। जी बिल्कुल, रहिए हमारे साथ। और प्रकाश चंद होता जी, न्यूज एडिटर, हमारे साथ रायपुर से। प्रकाश जी, बेहद गंभीर मामला है, इलेक्शन है, चुनाव है, और इस मौके पर यहां पर कोशिशें करते हैं नक्सली, और इस बीच 4 जवान शहीद भी हो गए, 2 गंभीर रूप से घायल हैं। चुनौती है ये अब चुनाव के दौरान। देखिए, ये जो घटना आई है निश्चित रूप से बहुत गंभीर है। कही जा रही है कि बीएसएफ की टीम जब वहां पे सर्च ऑपरेशन पे निकली थी, क्योंकि इलेक्शन है और फर्स्ट फेज और सेकंड फेज 2 फेज का इलेक्शन है, और जिसपे तहत फर्स्ट फेज पे बस्तर है, सेकंड फेज पे कांकेर, जो कम आबादी इलाका रहा है, कांकेर है, राजनांदगांव है और महासमुंद है, इसको सेकंड फेज पे रखा गया था। और इसी बीच में माओवादियों का भी तैयारी थी और लगातार ये कही जा रही थी इसी उसी के तहत छोटे छोटे टुकड़ों में जो सुरक्षा बल है उन पे हमला कर सकते हैं। ये जानकारी, ये इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहा था
और जब आज सर्चिंग ऑपरेशन पे थे तो पखंजूर है यहाँ पे महाराष्ट्र का एकदम सीमा इलाका है, गढ़चिरौली से लगा हुआ इलाका है और यहीं पे इससे पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है। लोगों को याद होगा जब एक जीप पे आ रहे थे कुछ व्यवसायी तो उस जीप को सुरक्षा कर्मी की जीप समझ के कुछ साल पहले उड़ा दिए थे। तो कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं और यहाँ पे आज भी इसी तरह से हुआ है जिसमें जवानों के शहादत की खबरें हैं और साथ ही एडिशनल फोर्सेस भेजी जा रही है, पर निश्चित रूप से बहुत गंभीर है और माओवादी चुनाव के समय में लोगों के दिल और दिमाग में इस तरह का आतंक का, इस तरह का टेरर का छाव रखना चाहते हैं ताकि लोग दहशत में रहे और माओवादियों का दबदबा कायम रहे। जी प्रशांत जी। बिल्कुल बिल्कुल प्रकाश जी, आप बता रहे हैं कि इंटेलिजेंस इनपुट लगातार मिल रहे थे, लगातार सूचनाएं मिल रही थी, खुफिया सूचना, तो उसके बाद क्या लापरवाही बरती गई? लापरवाही का नतीजा है ये? देखिए, लापरवाही मतलब अभी प्रारंभिक तो कहना है मुश्किल है, बट एक बात जरूर है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत आप जब भी चलते हैं तो आपको एक दायरे में चलना चाहिए। वहां पर सिस्टम यही होता है कि जो आप एक ही लाइन पे ना चले, पक्की सड़कों पे ना चले, जंगल में जब चले तो एक साथ ग्रुप होके ना चले और निश्चित रूप से रिकी करे, ये देख ले कहीं कोई लैंडमाइन लगा नहीं है। माओवादियों का सबसे बड़ा हथियार होता है वो है लैंडमाइन और आईईडी जिसको कहा जाता है, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस, यानी कि अपने तरीके से बनाए गए लैंडमाइंस होता है जिसके तहत ये लोग विस्फोट करते हैं, जिससे कई लोगों की हताहत की हर बार सूचना आती है। ग्रामीण भी इसमें आते हैं चपेट में और इसकी जानकारी जरूर थी क्योंकि इलेक्शन में, और दूसरी बात है जब कुछ दिनों तक शांति रहती है तो समझ लेना चाहिए कि माओवादी किसी बड़े घटने के फिराक में है। वैसे पहले से ही ये जानकारी थी, इलेक्शन कमीशन ने भी इसको रिव्यू किया था। इसी के कारण था कि दूसरे फेज पे जो 3 फेज रखा, उसमें से एक फेज इसीलिए रखा केवल बस्तर को जो अति माओवादी संवेदनशील इलाका है, और दूसरा जो कांकेर है, राजनांदगांव है और महासमुंद है, इस इलाके को माओवादी इलाका है, भले ही मूवमेंट उतना नहीं हुआ हो, और उसी के तहत इंटेलिजेंस इनपुट था, दोनों इनपुट थे, ह्यूमन इंट भी था और टेक इंट भी था कि माओवादियों की जमावड़ा है। और इसी के तहत पर आज जब मूवमेंट चल रहा था तब ये हुआ है और टारगेट किया गया, एम्बुश किया गया। प्रारंभिक सूचना के तहत एम्बुश करने के बाद जवान शहीद हुए हैं हमारे। एडिशनल फोर्सेस जा रही है, बट निश्चित रूप से कहा जाएगा जो इंटेलिजेंस इनपुट मिलते हैं वो एक्शनेबल इंटेलिजेंस इनपुट है कि नहीं है, यानी कि अगर बिल्कुल इंटेलिजेंस इनपुट्स मिल रहे थे लेकिन या तो उन पर कुछ कम ध्यान दिया गया या थोड़ी सी लापरवाही रही। प्रकाश जी रहिए हमारे साथ, लौटता हूं आपके पास, लेकिन फिर दर्शकों को बता दें कि 4 जवान यहां पर शहीद हुए हैं, शहादत हुई है, 2 जवान गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को तुरंत रायपुर लाया जा रहा ताकि बेहतर इलाज उनका कराया जा सके। इस वारदात के बाद डीआईजी पी सुंदरराज ने क्या कहा, सुनाते हैं आपको। आज कांकेर जिला में प्रतापपुर थाना क्षेत्र अंदर महिला कैंप से बीएसएफ का हमारा एक पार्टी ऑपरेशन के लिए निकले थे, उनके साथ मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ में हमारा एक बीएसएफ का एएसआई 3 जवान शहीद हो गए थे, कुल 4 लोग इसमें शहीद हुआ और 2 लोग घायल हुआ। घायलों का भी ट्रीटमेंट के लिए हम रायपुर लेने के लिए प्रयास की जा रही है। अभी तक जो प्राथमिक जानकारी अनुसार ये हमको प्राप्त हुआ और आसपास इलाके में सर्चिंग जारी है, सर्चिंग के पश्चात और डिटेल मिल पाएगा। अभी अन्य इलाका से भी हमारा पार्टी सर्चिंग के लिए निकल गए थे, सर्चिंग के पश्चात ही फिर हम और डिटेल बता पाएंगे। अभी उसका डिटेल्स अभी प्राप्त होना बाकी है। बीएसएफ 114 बैटलियन की ये कंपनी महिला कंपनी से जो जवान निकले थे उनके साथ ये घटना हुआ। सुंदरराज को आप सुन रहे थे और वो बता रहे हैं कि 3 जवान जबकि कुल 4 लोग शहीद हुए हैं। इस मुठभेड़ में बीएसएफ जवानों और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ हुई थी। पखांजूर का ये पूरा मामला है और प्रकाश जी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रकाश जी, हमने पिछले दिनों देखा है कि जो जवान होते हैं उनके साथ लोकल पुलिस या डीआरजी को इन्वॉल्व किया जाता है। जाहिर है कि जो बीएसएफ के जवान हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं वो दूसरे राज्यों से आते हैं और छत्तीसगढ़ की ग्राउंड रियलिटीज या वहां के हालातों से वाकिफ नहीं होते हैं।
वो एक वाकई में बड़ी चुनौती होती है। और अगर केवल बीएसएफ के जवान यहां पर गए हैं तो उनके लिए चुनौती स्वाभाविक थी। तो क्या वो प्रोसेस अब बंद हो गई लोकल पुलिस को साथ में इन्वॉल्व करने की? फोर्सेस होते हैं वो अकेले ऑपरेशन करने के लिए अलाउ नहीं है। जो एएफ जो आर्म फोर्स स्पेशल पावर जिसकी हटाने की जिक्र की जा रही है, उसी के तहत ही केवल केंद्रीय बल को अनुमति मिलती है आप सीधे कार्रवाई करें। नहीं तो जो सिविल पुलिस है या डीएफ है उसी को जिला बल है आप साथ लेके चलना अनिवार्य है। दिक्कत ये होता है टुकड़ी में एक डीएफ का फोर्स रहता है और बाकी सारे केंद्रीय बल होते हैं। ये ऑपरेशन का सिस्टम है। मैं सुरक्षा के कारण से बहुत सारी चीजों को बताना जरूर नहीं चाहूंगा, पर एक बात तय है कि कहीं भी अगर इस तरह की घटनाओं होता है, जो आप उस इलाके में कितना जानते हैं, इसके बावजूद भी जो जंगल है, मैं आपको एक बात बता दूं, आज से पहले गर्मी के मौसम में या जैसे वसंत ऋतु आता है, पतझड़ आता है, माओवादी जंगल के अंदर चले जाते थे। पर अब पिछले 2-3 सालों से वो ये स्ट्रेटेजी को बदल दिए हैं और पतझड़ के मौसम में भी वो पुलिस के साथ, सुरक्षा बलों के साथ आमने सामने होते हैं। पहले इसीलिए वो अंदर चले जाते थे क्योंकि जंगलों में 5 मीटर से अधिक तक अगर जब घना जंगल होता है तो दिखता नहीं है, पर पतझड़ में पूरे के पूरे दिखते हैं। इसीलिए पतझड़ के मौसम में चले जाते थे अंदर। पर अब आप देखेंगे कि वहीं पे मौजूद रहते हैं, घटनाओं को अंजाम देते हैं और अपनी टुकड़ी की, सुरक्षा बल की जो मूवमेंट होता है उसी के प्लान करके इन लोग अपने संख्या को छोटी टुकड़ी हो जिसके साथ किसी उसी के साथ करते हैं या फिर बड़ी टुकड़ी के साथ मूवमेंट करते हैं, गांव वालों को भी साथ ले लेते हैं और सुरक्षा बलों पर हमला करते हैं। पर हमला करने का सबसे पहला चीज होता है एंटी लैंडमाइंस का ब्लास्ट करना, और उसका आवाज इतना तेज होता है कि 1 सेकंड के लिए अगर कमांडो अच्छा सा अगर फोर्स नहीं है तो उसको समझ नहीं पाता, इतना जोर से आवाज होता है 1 सेकंड के लिए आदमी स्तब्ध हो जाता है। और उसी समय पे माओवादी गोली चलाना शुरू कर देते हैं, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करते हैं, जिसके समय पे इस तरह की घटनाओं को बड़े आसानी से अंजाम दे देते हैं माओवादी। और उसी लिए जब लैंडमाइन होता है, जो एम्बुश होता है, एम्बुश कई तरह के होते हैं और जब आदमी एम्बुश में फंसता है, एम्बुश को कैसे तोड़ना है उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। पर सारे ट्रेनिंग एक जगह पे है, जंगे मैदान में आप क्या निर्णय लेते हैं वो सबसे बड़ी निर्भर करती है आपके ऊपर। सुरक्षा बल की यही दिक्कतें होती है। कश्मीर में जब बीएसएफ ऑपरेट करती है अलग तरीके से, जब नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेट करती है तो अलग तरीके से, और जब छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में होते हैं और लैंडमाइन ब्लास्ट होता है तो उस वक्त का ऑपरेशन बहुत अलग होता है। तो जब आप एरिया के बदल जाते हैं, आपके लड़ाई के स्ट्रेटेजी, रणनीति बदल जाते हैं। और यही कारण है कि हमारे फोर्स चाहे केंद्र के हो चाहे बाहर के हो, इसी में गच्चा खा जाते हैं और माओवादी इसी का फायदा उठाते हैं। एक बात और होता है, अगर आप अपने पिकेट से, अपने पोस्ट से 35 किलोमीटर पैदल चल के जाते हैं तो आपको 35 किलोमीटर वापस भी आना होता है। माओवादी पैदल घूमते हैं, वो उस इलाके को अच्छे से जानते हैं। इनके साथ दिक्कत ये होता है, इनको कहा जाता है आप जिस रोड से जाते हैं, जिस रास्ते से जाते हैं, उसी रास्ते से वापस ना आए। जीपीएस की सहायता ले, ड्रोन की सहायता ले, माओइस्ट की मूवमेंट ले और आप ऑफेंसिव करें। कई बार ऐसा होता है गर्मी के मौसम में फोर्स थक जाती है और इसी का इंतजार करते हैं माओवादी और तब हमला बोलते हैं। तो ये एक है, और जैसे घटना है दिन के समय का है, उसी का भी एक परिणाम रहता है। हो सकता है जो पूरी बातें आप बता रहे हैं इनमें बहुत सारी गाइडलाइनें ऐसी हों जिनको शायद सुरक्षा बल या जवान फॉलो ना कर पाए हों। लेकिन प्रकाश जी, हम पूर्ववर्ती सरकार का जिक्र करें, वो लगातार दावा करती रही कि नक्सलियों को हमने खदेड़ दिया है, समेट दिया है एक बहुत छोटे से क्षेत्र में। और ये हालांकि सरकारों का दावा था, कई ऑपरेशन भी चलाए गए। तो प्रकाश जी, क्या वो दावे झूठे थे या फिर नक्सलियों ने फिर पैर पसारने शुरू कर दिए हैं या फिर उनका फैलाव हो गया है? प्रशांत जी, ये खोखले दावे हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ खोखले दावे हैं। पिछली सरकार लगातार यही कहती रही कि सरगुजा से माओवाद खत्म हो गया है। फिर बीएस मरावी जो आईजी थे
उनको क्लोज रेंज से किसने गोली मारी, और जब उन पे गोली मारा गया उस वक्त के गृह मंत्री जब प्रचार चल रहा था उस वक्त मौजूद थे, उनके सुरक्षाकर्मी कहाँ थे, और वो गोली का जो टुकड़ा है उनके सर पे रह गया था। यही सूचित कर रहा है सरकार की खोखले दावे और उसका शिकार किस तरह से खुद फोर्स होती है। दूसरी तरफ से अगर माओवाद खत्म हो गया है तो फिर बाकी जो बीजेपी के बड़े नेता है सड़क मार्ग से जगदलपुर क्यों नहीं जाते? क्यों छोटा सा नेता भी हेलीकॉप्टर की मांग करता है बीजापुर जाने के लिए, दंतेवाड़ा जाने के लिए, जगदलपुर तक जाने के लिए? केदार कश्यप से लेके जितने बड़े नेता हैं, कितने लोग रोड सड़क के मार्ग से जाते थे? और अगर यही सत्य था तो पुराने डीजीपी थे एएन उपाध्याय खुद सड़क के मार्ग से यहाँ से धमतरी तक कभी नहीं गए, यहाँ से महासमुंद तक कभी नहीं गए। ये फिर किस बात की है? देखिए, राजनीतिक कारणों से दावा करना अपनी जगह पर है, सच्चाई या धरातल का सच्चाई क्या है जानना अपनी जगह पे है। मैं हमारे दर्शकों को बता दूं, आखिरी बार 2002 में छत्तीसगढ़ का कोई मंत्री अगर कोंटा गया था वो थे भूपेश बघेल, जो उस वक्त के राजस्व मंत्री थे। कोंटा तहसील का उद्घाटन करने गए थे और वो शायद आखिरी व्यक्ति हैं, उनके बाद किसी भी मंत्री का हिम्मत नहीं रहा पिछले 17 साल में कि वो सड़क मार्ग से कोंटा तक जा पाए। भूपेश बघेल जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उस वक्त राजस्व मंत्री थे और वो सड़क मार्ग से ही कोंटा तक गए थे, सुकमा के कोंटा तक गए थे। यही अंतर है कहना और उस पे अमल करना या लोगों को उस पे प्रेरित करना। अगर ये माओवादियों को खदेड़ दिए थे तो फिर आज माओवादियों के पास इतने हथियार कैसे आए? हमने देखा है पिछले दिनों सुकमा में, दंतेवाड़ा में, बीजापुर में, सरगुजा में। ये तमाम सवाल हैं कि हथियार कहां से आए और अगर वाकई में उन दावों में दम था तो फिर कैसे फिर इतना फैलाव नक्सलियों का हो गया? सीधी मुठभेड़ वो कर रहे हैं, सीधा चैलेंज वो दे रहे हैं। आप बता रहे हैं कि पतझड़ में भी सीधा आमना सामना नक्सलियों और जवानों का हो रहा है। प्रकाश जी रहिए हमारे साथ, जीवानंद बने हुए हैं संवाददाता। जीवानंद, क्या अपडेट आपके पास, क्या नई जानकारी? जी, आपको बताना चाहूंगा, जो अभी जो जवान शहीद के बाद अभी वहाँ सर्चिंग पार्टी निकला हुआ है और सर्चिंग पार्टी की अब तक आने की कोई सूचना नहीं मिली। लेकिन ये इस इनकाउंटर के बारे में मैं थोड़ा ये बताना चाहूंगा कि किस प्रकार के जो इनकाउंटर है, पुलिस सुरक्षा बल को जिस प्रकार की प्रशिक्षण दिया जाता है, अब जो होता सर जिस प्रकार की बोले है, बात तो सही है कि यहाँ के जो नियम या यहाँ के फोर्स का जो रेगुलेशन है यहाँ पर उल्लंघन करते नजर आता है। कभी गाड़ी में बैठने के लिए मना किया जाता है लेकिन फिर भी फोर्स मना किए जाते हैं। और अंदरूनी क्षेत्र की अगर बात करूँ तो अंदरूनी जिस प्रकार की फोर्स अपनी कैंप से निकालते हैं, कोई फॉर्मेशन होता है, उस फॉर्मेशन का अक्षर करना चाहिए। जिस प्रकार की अगर हम सड़क से निकालते हैं तो सिंगल फाइल, एरो हेड, एक्स्ट्रा हेड, डायमंड, एक्स्ट्रा ब्लास्ट, इस प्रकार के जो 5 जो हमारे जो प्रशिक्षक का जो नियम है, उस अगर नियम के अनुसार अगर फोर्स अपने जंगल में गश्त करे शायद इतनी बड़ी हादसा नहीं होता। कहीं ना कहीं इसके जो प्रशिक्षण और इन लोगों के जो लापरवाही के चलते ये माना जा सकता है। लेकिन अगर इंटेलिजेंस की बात करें, इंटेलिजेंस भी कहीं ना कहीं फेल नजर आता है, क्योंकि जब भी हमारे जवान कैंप से निकालते हैं तो कुछ दूर जाने के बाद इस प्रकार के हादसा होते हैं। तो कैसे ये एक सवाल सबसे सामने आता है कि जवानों की जो लोकेशन नक्सलियों तक कैसे पहुंच पाती है, इस पर विचार करना जरूरी है। और दूसरी बात ये है, बताना चाहूंगा कि ये जो अंदरूनी जो क्षेत्र है, बस्तर अबूझमाड़ क्षेत्र है, बहुत घना जंगल है। हालांकि अब पतझड़ का मौसम है, ये उतना तो जंगल नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं घना जंगल और पहाड़ी के जो स्थिति है, यहाँ के जो स्थानीय जो फोर्स है वो उनके साथ में रहकर अगर जाते तो कहीं ना कहीं उनका जो इस प्रकार की घटना सामने नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि जो बस्तर में जिस प्रकार के आए दिन इस प्रकार की मुठभेड़ होता है और यहाँ के जो लोकल जो फोर्स है ये साथ में तो रहते हैं, लेकिन जब वापसी के समय ये वापस आते हैं उस समय ये हादसा होने का संभावना रहता है और इस प्रकार हादसा होता भी है। तो इस प्रकार की जो लापरवाही इसमें ध्यान देना जरूरी है। अब फिलहाल आप जो घटना का जो स्थिति है ये अभी बताया जा रहा है। लापरवाही एक बड़ी वजह हो सकती है। जब मुठभेड़ होती है उसके बाद लौटते हैं तब भी संभावनाएं होती हैं कि घात लगाकर कहीं नक्सली ना बैठे हों और हमला ना कर दें। रहिए हमारे साथ जीवानंद, लौटूंगा आपके पास। राघवेंद्र हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं।
राघवेंद्र, प्रकाश जी बोल रहे थे कि कई बार उन गाइडलाइनों को फॉलो नहीं किया जाता, नतीजा इस तरह की मुठभेड़ें होती हैं, घात लगाकर नक्सली पहले से बैठे होते हैं और ऐसे हालात बन जाते हैं कि आप चारों तरफ से घिर जाते हैं। कोई गाइडलाइन फॉलो नहीं हुई या फिर जो इनपुट्स मिले उन पर ध्यान नहीं दिया गया, लापरवाही बरती गई थोड़ी। देखिए, चुनाव का समय है, ऐसे समय में बड़ी संख्या में जो सुरक्षा बल के जवानों को तैनात किया जाता है और चूंकि चुनाव के समय होने के कारण से फोर्सेस को मूव करना होता है, सर्चिंग पर निकलना होता है और इसी सर्चिंग के दौरान ये मुठभेड़ हुई है और जिसमें पहले जानकारी निकल कर आ रही थी कि 1 जवान शहीद हुआ है और 3 जवान घायल हुए। लेकिन अभी पी सुंदरराज जो DIG हैं उन्होंने पुष्टि कर दी है कि इस मामले में, इस घटना में जो है 4 जवान शहीद हो गए हैं BSF के और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिनको रायपुर लाया जा रहा है। जाहिर है बड़ी क्षति कही जाएगी क्योंकि ऐन चुनाव के समय में जब सभी की निगाहें जो है प्रदेश पे टिकी होती हैं, जब पहले और दूसरे चरण का चुनाव चूंकि जो है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हो रहा है, कांकेर जहां के जिस जिले की घटना है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और दूसरे चरण का मतदान वहां पे होना है, तो जाहिर है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। ऐसे लोकसभा चुनाव के दौरान ये घटना हुई तो उससे सवाल तो जरूर खड़े होते हैं। इतनी बड़ी संख्या में फोर्सेस की तैनाती के बावजूद 4 जवानों की शहादत हो जाती है, बड़ी शहादत कही जाएगी क्योंकि 4 जवान बहुत बड़ी संख्या एक तरीके से कही जाएगी और इसी तरीके की घटनाएं लगातार जो है नक्सली क्षेत्रों में हो भी रही है। और चाहे पिछली सरकार हो या इस सरकार का दावा हो कि नक्सल मोर्चे पर जो है बेहतर तरीके से सरकार काम कर रही है, उस पर थोड़े से सवाल जरूर खड़े होते हैं। पिछले सरकार ने दावा किया था कि 2022 तक नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा, लेकिन लगातार ये होती नक्सली घटनाएं जाहिर करती है कि ये रुकने सीधे तौर पर कोशिश नजर आती है क्या? जो मतदाता हैं उन्हें डराने की कोशिश है क्या ये? थोड़े से डरे होते हैं और ये कोशिश हमेशा जो है नक्सलियों द्वारा की जाती है कि कहीं ना कहीं डराया जाए। इस तरीके की घटना के द्वारा डर पैदा करने की कोशिश होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा असर विधानसभा चुनाव में नहीं हुआ और लोगों ने बड़ी संख्या में बाहर निकलकर मतदान किया है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोग अपने मत का उपयोग करते हैं, लेकिन जो लोकतंत्र विरोधी लोग हैं, जो नक्सली हैं, वो ज़रूर अपने तरफ से ये प्रयास करते हैं कि आम लोगों को मतदान से रोका जा सके और उसके लिए सबसे बड़ा हथियार जो बनता है वो डर है। और डर से अगर लोग घरों से नहीं निकलेंगे तो जाहिर है कि लोकतंत्र के महापर्व में वो अपनी हिस्सेदारी नहीं कर पाएंगे और आम लोग जो हैं वो इसी तरीके से डर कर कहीं ना कहीं मतदान नहीं कर पाएंगे और जो चुनाव है जो प्रभावित होता है वो प्रभावित करने की कोशिश नक्सलियों द्वारा की जाएगी। और निर्वाचन आयोग से लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक हालांकि ये जरूर दावा करती है कि पूरे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है चुनाव के दौरान रहेंगे और किसी तरीके से लोगों को परेशानी नहीं होगी। लेकिन ठीक ऐन चुनाव से अगर पहले देखा जाए तो पहले चरण के चुनाव को 1 हफ्ता भी नहीं बचा है और दूसरे चरण के चुनाव के लिए बमुश्किल 12 से 13 दिन बचे हुए हैं। तो जाहिर है ऐसे में जो है सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि इस तरीके की नक्सली घटनाएं ना हो, इस बात की पूरी कोशिश। विधानसभा चुनाव का जिक्र कर रहे हैं, बड़े स्तर पर वोट डाला गया, नक्सलियों का खौफ लोगों में नहीं था, लेकिन वो तस्वीरें भी सामने आई थी जब कुछ महिलाएं अपने उंगली पर लगी स्याही को मिटा रही थी। डर था कि नक्सली आएंगे, देखेंगे आपने वोट डाला है तो बड़ा खामियाजा भुगतना ना पड़ जाए। उस डर को, उस मन में जो खौफ है उसे खत्म करना होगा। और ऐसे कैसे होगा कि जवान अगर शहीद हो रहे हैं, जवान अगर मारे जा रहे हैं, तो फिर आम जनता के अंदर तो डर बैठेगा। राघवेंद्र, विधानसभा चुनाव का आपने जिक्र किया, उस दौरान कुछ महिलाएं ऐसी भी थी जो उंगली से स्याही मिटाती नजर आई थी वोट डालने के बाद। डर का ये उदाहरण था, उस डर को खत्म करना होगा और ज्यादा सुरक्षा बल तैनात करने होंगे चुनाव के मद्देनजर।
देखिए, इस डर को ख़त्म करने का केवल एक ही तरीका है और वो है नक्सलवाद का पूरी तरीके से खात्मा, जो कि होता दिख नहीं रहा है। जब नक्सली ही नहीं रहेंगे तो जाहिर है लोगों के मन से जो है डर खत्म होगा, लेकिन जब तक नक्सलवाद प्रदेश में पनपते रहेगा तब तक ये डर जाने वाला नहीं है। लोग अपनी तरफ से ज़रूर कोशिश करते हैं कि मतदान में वो हिस्सा लें, भले ही वो मतदान के तत्काल बाद अपनी उंगलियों पे लगे जो निशान है वो मिटाने की कोशिश करते हैं, और इस कोशिश में के पीछे कहीं ना कहीं डर होता है। एक जो अमिट स्याही लगाई जाती है वो इसलिए लगाई जाती है कि फर्जी मतदान ना हो सके, लेकिन लोगों के डर को समझा जा सकता है कि जब वो नक्सलवाद के डर के कारण से जब स्याही मिटाने की कोशिश करते हैं तो जाहिर है ये नज़ारा भी बस्तर में नज़र आया था, और ये नज़ारे को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि नक्सलवाद का पूरी तरीके से खात्मा हो जाए बस्तर से। लगातार राघवेंद्र हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे और जानकारी लेते रहेंगे। शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। प्रकाश चंद होता जी हमारे साथ जुड़े थे, एडिटर न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के। आपका बहुत शुक्रिया। जीवानंद हमारे साथ थे। जीवानंद आपका भी बहुत